जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दर्शकों, ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो सपना है विपक्ष मुक्त भारत का, वो कम से कम महाराष्ट्र में तो सही होने जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र का जो प्रमुख विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें लगातार साल दर साल टूट की खबर आ रही है। 2022 में हमने देखा कि कैसे शिवसेना में टूट हुई, शिवसेना में किस तरह से बगावत हुई, पार्टी दो फाड़ हो गई और एक धड़ा सत्ताधारी पक्ष के साथ जाकर मिल गया, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2023 में एनसीपी में फूट हुई और एनसीपी का भी एक धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में सरकार में शामिल हो गया और अब 2024 में वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी और बताया जा रहा है कि उनके साथ साथ कई और भी ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस में जो कि पार्टी को नमस्ते करने वाले हैं और अशोक चौहान की तरह ही बीजेपी के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि जो लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर गए हैं, सत्ताधारी पक्ष के साथ शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ दबिश रही केंद्रीय एजेंसियों की और ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन लोगों को दबाव में लाया गया, इन्हें डराया धमकाया गया और फिर ये लोग सत्ताधारी पक्ष के साथ आ गए और इसके बाद इनके खिलाफ होने वाली तमाम कार्रवाई बंद हो गई। तो अब अशोक चौहान के बारे में भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि अशोक चौहान के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, केंद्रीय एजेंसियां उनके भी पीछे पड़ी हैं। तो क्या यही वजह रही कि अशोक चौहान ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया? अशोक चौहान के नाम के साथ जुड़ा हुआ है आदर्श घोटाला। यही वही आदर्श घोटाला है जिसकी वजह से साल 2010 में अशोक चौहान को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो उस आदर्श घोटाले का जिन्होंने पर्दाफाश किया था वो सामाजिक कार्यकर्ता, वो आरटीआई एक्टिविस्ट प्रवीण वाटेगांवकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाटेगांवकर जी, आपका जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में स्वागत है। थैंक यू। वाटेगांवकर जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को संक्षेप में यह समझाइए सरल भाषा में कि आखिर आदर्श घोटाला है क्या? देखिए, अगर जो आप बंबई में देखते हो, जो भी बंबई में सफल हो जाता है, वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, वो कोई राजनेता हो, जैसे ही उसे एक सफलता प्राप्त होती है, फाइनेंशियल स्टेटस आता है, सोशल स्टेटस आता है, तो उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि भाई मुझे समुंदर किनारे घर चाहिए। आई वॉन्ट ए हाउस ओवरलुकिंग द अरेबियन सी विद सी व्यू, क्योंकि वहां पर सनसेट बढ़िया होता है। तो आप आज देखिए कि आज मुंबई शहर में जो सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है वो है एनसीपी अपार्टमेंट्स, जो नरीमन पॉइंट के एकदम एंड पर है। तो जब आदर्श बिल्डिंग बन रही है, अभी आदर्श बिल्डिंग बन चुकी है, तो आदर्श बिल्डिंग का जो व्यू है इट इज कंपेरेबल टू एनसीपी अपार्टमेंट्स विथ ए ह्यूज डिफरेंस। आदर्श बिल्डिंग में अपार्टमेंट की कॉस्ट ये एनसीपी अपार्टमेंट के कॉस्ट से 20% है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी जमीन पर खड़ी हुई है और उसमें कोई बिल्डर प्रॉफिट नहीं है, मार्केट वैल्यू से नहीं वो बिकी है। तो जो राजनेता, जो ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने जो मुंबई शहर के नहीं थे, मुंबई शहर के भी थे उसमें कुछ, जो मुफस्सिल एरिया से आए थे, जो ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आए थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स रिटायर होके जो बाहर से आए थे लेकिन जो रिटायर हुए मुंबई में, वो सब चाहते थे कि हमारा घर हो विथ ए सी व्यू, अरेबियन सी का सनसेट दिखना चाहिए। और ये जो डिजायर है, ये जो ख्वाहिश है, ये एक ग्रीड के रूप में इस घोटाले को। लेकिन वाटेगांवकर जी, ये बताइए कि मुंबई में रहने वाले लगभग हर शख्स का सपना होता है कि अपना समंदर किनारे घर होना चाहिए, घर से समंदर दिखे तो क्या बात है। मुंबई शहर अरेबियन सी के किनारे ही बसा है, आपका भी सपना होगा, मेरा भी सपना है, इस तरह का घर होना ही चाहिए। लेकिन तो इसमें गलत क्या था? अगर ये लोग इस तरह का सपना देख रहे थे तो उसमें गलत क्या था? उसमें उनकी कल्पेबिलिटी कहां से आई? उसमें अपराध कैसे हो गया? ये इनका ख्वाहिश होने में कोई गलत बात नहीं थी। ये गलत बात ये है कि इन्होंने उसके लिए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। देखिए, जहां पर आदर्श इमारत खड़ी है वो जमीन, इनका कहना है कि ये प्रदेश राज्य सरकार के कब्जे में है, राज्य सरकार की जमीन है, मिलिट्री के कब्जे में। तो वहां पर मिलिट्री के ऑफिसर्स को अपने लिए एक अपार्टमेंट बनाना था,
लेकिन चूंकि वो जमीन राज्य सरकार के कब्जे में थी, उन्होंने फॉलो किया कि भाई हमको ये जमीन में कंस्ट्रक्शन परमिशन दे दो। तो इसमें गड़बड़ तब शुरू हुई जब उन्होंने कहा कि अगर आपको पहला जो एलिगेशन है जो आता है अशोक चौहान जी के अगेंस्ट में, कि उन्होंने जो एक मिलिट्री हाउसिंग सोसाइटी होने वाली थी, मिलिट्री के लिए बिल्डिंग होने वाली थी, उसमें सिविलियंस को अकोमोडेट करने की रिकमेंडेशन की। अच्छा, तो ओरिजिनल प्लान था कि इसमें सिर्फ जो रिटायर्ड मिलिट्री के अधिकारी हैं वही इस इमारत में रहेंगे, लेकिन फिर अशोक चौहान ने कहा चूंकि आप हमारी कब्जे वाली जमीन पर बना रहे हैं तो इसमें आप सिविलियंस को भी फ्लैट्स दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां, और चूंकि पूरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वहां पर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो पब्लिक लैंड्स के ऊपर होने वाली हाउसिंग की पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट होने वाली है, तो आप सिविलियंस को भी अकोमोडेट करो, व्हाई ओनली मिलिट्री एंड रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स। तो टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र परमिशंस, कंस्ट्रक्शन परमिशंस, जो प्रमोटर्स थे मिलिट्री की तरफ से और कन्हैयालाल गिडवानी जी जो थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली और वहां से वो चक्कर चालू हुआ। तो पहली बात ये हुई कि जो इमारत, जो बिल्डिंग मिलिट्री वालों के लिए हो रही थी, उसमें सिविलियंस को अकोमोडेट किया गया। बाद में सीबीआई ने अपने चार्जशीट में दर्ज किया है कि वहां उसमें 2 लोग ऐसे आए जो अशोक चौहान जी के रिलेटिव थे। तो और ये बात जो कांग्रेस के बाकी नेताओं के को मालूम थी, ये बात तो सबको मालूम नहीं थी कि एक हाथ राजनेता का जो रिलेटिव है जिनका सरनेम अलग है जी, तो वो तो किसी को पता नहीं कि भाई ये किसका है, उनका रिश्तेदार। लेकिन ये कांग्रेस के जो बाकी वरिष्ठ नेता थे उनको मालूम था कि ये कौन है कौन नहीं है। तो अशोक चौहान जी की दिक्कत तब शुरू हुई जब उन्होंने 2009 में कांग्रेस के लिए री इलेक्शन जिता दिया। देखो, तब तक 2004 का इलेक्शन हो चुका था, 2009 का इलेक्शन था, तो एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस के खिलाफ। इसके बावजूद अशोक चौहान जी जो सिर्फ 1 साल पहले सीएम बने, 26/11 के बाद में सीएम बने थे, वो उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया। तो अगर वो जीत गए हैं, उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया है, तो लॉजिकली वो अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। तो वो मुख्यमंत्री ना रहे, इसके लिए जो कांग्रेस के अंतर्गत नेता थे जिनको पता था कि भाई इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कहां पर है, तो उन्होंने ये बात मीडिया में लीक कर दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो जाकर फिर वो बवाल मच गया। तो जैसे पहली बात मैंने कहा कि इसके पॉलिटिकल अंडरकरंट से मैं जहां तक कहूंगा, जो मेरे पास लीगल इश्यूज है उसके बारे में कहूंगा। पहला जो एलिगेशन है वो उनको सिविलियंस को परमिट कर दे। दूसरा जो एलिगेशन है कि इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट, यानी ये जमीन आदर्श सोसाइटी को दे देनी चाहिए एज पर पॉलिसी, ये लेटर ऑफ इंटेंट की जो नोटिंग है उसको अप्रूव किया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अशोक चौहान वॉज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि उस वक्त अशोक चौहान वॉज ओनली रेवेन्यू मिनिस्टर इन 2002 जब ये लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उस वक्त के सीएम चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख। लेकिन राजनीति कैसी है देखो, अशोक चौहान को हटाना है तो उनके रिलेटिव्स का इंटरेस्ट लेके उनके ऊपर एलिगेशन हो गए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विलासराव देशमुख वो छूट गए, अशोक चौहान जी फंस गए। सिविलियंस को पॉलिसी के मुताबिक सिविलियंस को लो ऐसा कहकर, और फिर लेटर ऑफ इंटेंट देके। अच्छा, लेटर ऑफ इंटेंट में जो बहुत सारे लोग आए वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पॉलिसी से पात्र नहीं हुए। उसके बावजूद इनकम की वजह से कि उनकी इनकम, देखिए, जब सरकारी जमीन पर इमारत बनती है तो वो डिजर्विंग जो लोग होते हैं, फिर शायद एक्स ऑफिसर्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, ऐसे भी होती है हाउसिंग सोसाइटीज, जजेस की हाउसिंग सोसाइटीज होती है, तो उनका क्राइटेरिया लेता है। लेकिन जब आप सिविलियंस की बात करते हैं तो उसमें से एक क्राइटेरिया आता है कि भाई इकोनॉमिकली डिजर्विंग जो है उनके लिए होना चाहिए। तो तभी की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जिनका इनकम 12,000 रुपया या उससे कम है वो ही एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो सिविलियंस रिकमेंड हुए वो एलिजिबल नहीं बने। इसके बावजूद ये जमीन का लेटर ऑफ अलॉटमेंट 2004 में सुशील कुमार शिंदे जी ने दिया, लेकिन उनको सीबीआई ने ये नहीं किया, आरोपी नहीं किया। तो
जैसे यहाँ पर लीगल इश्यूज है वैसे यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज भी है। ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने बहुत फ्रॉडुलेंटली किया है, गलत तरीके से किया है। और ये सारी बातें मैंने हाईकोर्ट में रखने के बाद 2016 में हाईकोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया सीबीआई को बेस्ड ऑन ऑल द इश्यूज दैट आई ब्रॉट टू लाइट। तो ये बताइए कि अशोक चौहान के खिलाफ इस वक्त कौन कौन सी एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं? सीबीआई, ईडी। देखिए इस मामले का स्टेटस क्या है? अभी एज फार एज आदर्श सोसाइटी केस इज कंसर्न, मिस्टर अशोक चौहान इज ए चार्जशीटेड अक्यूज्ड। उसके पॉलिटिकल करंट जो है वो है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये ही इज ए चार्जशीटेड अक्यूज्ड। अभी चूंकि वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनका प्रोसिक्यूशन के पहले गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है उनका अप्रूवल लेना, सैंक्शन लेना पड़ता है। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नर कांग्रेस के थे, शंकर नारायण करके एक गवर्नर थे, तो उन्होंने अशोक चौहान जी के प्रोसिक्यूशन के लिए मना कर दिया। तो वो जब भी प्रोसिक्यूशन मना कर दिया तो सीबीआई गई कोर्ट में कि भाई गवर्नर ने इनका मना किया है, हमको इनका नाम निकालना है प्रोसिक्यूशन से। कोर्ट ने मना कर दिया, बोले नाम नहीं निकाल सकते। तो वो प्रोसीडिंग अब जाकर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है कि वेदर द अप्रूवल ऑफ गवर्नर इज रिक्वायर्ड और नॉट। क्योंकि कोर्ट का कहना है कि जो पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन मिलता है वो बोनाफाइड एक्ट के लिए मिलता है। अगर चार्जशीट बनी है जिसमें मालाफाइड दिखता है तो उसमें कोई सैंक्शन डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे ही उसमें लीगल इश्यूज है, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2018 में, देवेंद्र फडणवीस जब भी मुख्यमंत्री थे तो उनके गवर्नर ने उनके प्रोसिक्यूशन को अप्रूव कर दिया, तो वो चैलेंज लेके वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो आज एक फैक्ट ये है कि अशोक चौहान जी को चार्जशीट किया गया सीबीआई ने। दूसरी फैक्ट ये है कि उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जो लीगल मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस, जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की ओर से नियुक्त किए गए जो है कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में भी सत्ता थी और उस वक्त के जो गवर्नर थे, तो उन्होंने उनके प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन डिनाई कर दिया था। लेकिन जब बाद में बीजेपी की सत्ता आई केंद्र में भी और राज्य में भी, और ऐसे राज्यपाल नियुक्त हुए जो पहले की बीजेपी के सदस्य थे, बीजेपी के सांसद थे, एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने उस सैंक्शन को मंजूरी दे दी और अशोक चौहान की मुसीबत बढ़ गई। अब अशोक चौहान खुद उसी बीजेपी में चले गए हैं। तो जाहिर तौर पर आपको लगता है कि जैसे बाकी नेताओं के साथ हुआ विपक्षी पार्टी के, अशोक चौहान को भी वही राहत मिलेगी और अशोक चौहान के गले पर जो तलवार लटक रही है इस मामले में फंसने की, उससे वो बच सकते हैं? मेरा तो मानना है कि जब गवर्नर ने सैंक्शन दिया प्रोसिक्यूशन को 2018 साल में, उसी वक्त अशोक चौहान को फेवर हो ऐसा काम किया गया। क्योंकि अभी वो जो लीगल इशू कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में था, वो और उलझ गया। मतलब उसको आप फेवर के तौर पे देखते हैं? उन्होंने फेवर दे दी ना कि इनको प्रोसिक्यूट कीजिए। नहीं तो देखिए, आपकी केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है 2018 साल में, सीबीआई आपके अंडर है, सीबीआई वहां पर अपना पक्ष रख सकती है। अगर वो प्रोसिक्यूशन में सीबीआई हार जाती है तब आप जाकर राज्यपाल से अप्रूवल ले लो ना। आपने लीगली कॉम्प्लिकेट क्यों किया? तो मेरा ऐसा मानना है कि अशोक चौहान जी स्टार्टेड वार्मिंग अप टू बीजेपी आफ्टर 2018। ओके, तभी से बिहाइंड द सीन्स चलता होगा, अभी हमको मालूम नहीं। हम, आपकी बात सही है, क्योंकि हम भी बीते चंद महीनों से तो नाम सुन रहे थे कि गुपचुप जो है अशोक चौहान की भी बातचीत बीजेपी के साथ में चल रही है। और खास करके जब शिवसेना में बगावत हुई और एनसीपी में बगावत हुई, तभी से ही हम ये बात भी सुन रहे थे कि अशोक चौहान भी कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। और जो लोगों को शंका थी वो सही साबित हुई और अशोक चौहान भी वहां पर चले गए। अब मुझे ये बताइए कि मौजूदा स्थिति इस केस की क्या है? आज की तारीख में इस केस की स्थिति क्या है और उस आदर्श इमारत की स्थिति क्या है जिसे कि घोटाले की इमारत कहा जाता है? देखिए, आज दो मसले, एक क्रिमिनल है, एक सिविल है। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। पहले एफआईआर में 13 लोगों का नाम था। जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चला, बेनामी अपार्टमेंट्स का मुद्दा चला, तब जाकर और 40-45 लोगों को ऐड किया गया, 22 फ्लैट ओनर्स और उनके 26 फाइनेंसर्स। तो आज की तारीख में सीबीआई ने लगभग
70 ऑड क्रिमिनल्स को चार्जशीट किया गया है, बोथ फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज फॉर बेनामी प्रॉपर्टी। तो उसमें से एक है अशोक चौहान जी। वो प्रोसिक्यूशन, वो ट्रायल नहीं चल रहा है क्योंकि उसके लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो चाहिए वो उसका मसला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी जो बात है इस इमारत के बारे में, इस इमारत के बारे में क्या होना है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस इमारत को डिमोलिश करो क्योंकि वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को वायलेट करके बना दी गई। तो जब बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि इसको डिमोलिश कर दो, तो आदर्श सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम स्टे नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको 15 दिन देते हैं। और उन्होंने आदर्श सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनको 15 दिन दिए अपना पूरा फर्नीचर, फिक्सचर सब निकालने के लिए। और आज वो बिल्डिंग मिलिट्री के कस्टडी में है और वो बिल्डिंग में किसी को भी रहने को अलाउड नहीं है। तो एक तरीके से जो हेतु से ये पूरा स्कैम हुआ था कि भाई मुझे सी व्यू वाला अपार्टमेंट चाहिए, वो अपार्टमेंट है लेकिन उसका उपभोग कोई नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें पूरा ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ है। जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपने बड़े ही सरल तरीके से हमें पूरा मामला समझाया और इसका राजनीतिक मायना ये निकलता है कि जिस तरह से अशोक चौहान ने फैसला लिया उससे बीजेपी का भी फायदा हुआ और अशोक चौहान का भी। बीजेपी का फायदा ये हुआ कि एक और विपक्षी पार्टी जो है वो कमजोर हो गई और अशोक चौहान जैसे दिग्गज नेता जो कि मराठवाड़ा इलाके से आते हैं वहां पर जो है अब बीजेपी अपने पैर और मजबूत कर सकती है अशोक चौहान के रूप में। और दूसरी तरफ अशोक चौहान का फायदा ये होता नजर आ रहा है कि जो उनके ऊपर तलवार लटक रही थी केंद्रीय एजेंसी की, सीबीआई की, वो कहीं ना कहीं अब हटती नजर आ रही है। इसका फायदा उन्हें मिल सकता है अगर हम बाकी के उदाहरण के साथ में हम तुलना करें तो। धन्यवाद प्रवीण जी। तो जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ आप जुड़े रहिए इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए और ऐसे ही प्रवीण जी जैसे लोगों के साथ में मैं आपको इस माध्यम से मुलाकात करवाते रहूंगा। जय हिंद।